तुम उसके इतने करीब हो कि अपनी खुफिया शादी में भी वो तुम्हें गवाह के तौर पर ले रहा है, मगर तुम्हें ये तक नहीं पता कि उसकी बीवी घर से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ हसन, किसी सूरत भी नहीं, कासिम फारूकी ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम उसका पता कराओ कि वो कहाँ है। सालार तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। पापा, वो बहुत सी बातें मुझे नहीं बताता। वो सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं? मैं फ़िलहाल सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ और वो इमामा के बारे में मालूमात हैं। तुम हर तरीके से उसका पता करो और सालार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि सिकंदर को उसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या उसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सालार ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हशर कर दूंगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को तो पहले ही इजाज़त दे चुका हूँ कि वो हाशिम बीन को तुम्हारा नाम दे दे। उसके बाद हाशिम बीन तुम्हारे साथ पुलिस के ज़रिए निपटने या किसी और तरीके से मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सालार के साथ दोस्ती निभानी है या इस घर में रहना है। कासिम फारूकी ने कतईयत से कहा। पापा, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इमामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाएं। मैं सालार से उसके बारे में बात करूँगा। मैं उसे ये नहीं बताऊँगा कि सिकंदर अंकल को इस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो मेकानिकी अंदाज में दोहराता जा रहा था। वो इस बार वाकई बुरी तरह और खिलाफ तवक्को फंसा था। सालार चंद दिन घर बैठा था, फिर उसने जिद करके कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम बीन उसके घर वाले इमामा की तलाश में ज़मीन व आसमान एक किए हुए थे। अगरचे वो ये सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके मुलाजमीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को उनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी इमामा की हर सहेली से रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सालार ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। उसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया गया था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। यही वो फर्जी नाम था जो हसन ने वकील को इमामा के शौहर का दिया था, और वो इश्तिहार यकीनन इमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिया गया खून इमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस उस वकील के पास पहुंच गई होगी और उसके बाद उस वकील ने उस आदमी के क्वाइफ उन्हें बताए होंगे, और अब ये हकीकत सिर्फ वो वकील, हसन और वो खुद जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता। मगर वो मुतमईन हो गया था कि हाशिम बीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सालार इमामा की कॉल का मुंतज़र। उसने कई बार इमामा को उसके मोबाइल पर कॉल की, मगर उसे मोबाइल ऑफ मिलता। उसे ये तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ थी। इस तजस्सुस को हवा देने के लिए कुछ हाथ हसन का भी था, जो बार बार उससे इमामा के बारे में पूछता रहता था। बाद दफ़ा वो चिढ़ जाता, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है और मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रही। बाद दफ़ा मुझे लगता है कि उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का ये तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। सालार का ख्याल था कि मामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी और हो सकता है वो उससे शादी भी कर चुकी हो। अगरचे उसने मामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था, मगर उसे ये यकीन था कि मामा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा और वो उसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। खुद सालार भी यही चाहता था कि वो खुद जलाल उससे रब्ता करे या फिर वो ज़ाती तौर पर जाकर एक बार उससे मिले। वो जानना चाहता था कि मामा उसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फ़िलहाल ये दोनों काम उसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल उसकी निगरानी करवा रहे थे और वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि ये निगरानी करवाने वाले वाहद नहीं हैं। हाशिम बीन अहमद भी यही काम करवा रहे हैं, और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान उसे जाने ही नहीं देते, और बिलफर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते तो शायद खुद भी उसके साथ चल पड़ते, और वो ये नहीं चाहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके सारे मामलात में उसकी दिलचस्पी कम से कम होती जा रही थी। अब उसे ये सब कुछ एक हमाकत लग रहा था, ऐसी हमाकत जो उसे काफ़ी महंगी पड़ रही थी।
सिकंदर और तैयबा अब हिमा वक्त घर पर रहते थे और कहीं भी जाने के लिए उसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हसन अब इससे कम मिलने लगा। वो इसकी वजह भी जानता था। इस सूरत हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। वो उस रात कंप्यूटर पर बैठा था जब उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा और फिर उसे झटका सा लगा। स्क्रीन पर मौजूद नंबर उसके अपने मोबाइल का था, यानी इमामा उसे कॉल कर रही थी। तो बिलाखिर आपने हमें याद कर ही लिया। उसने बेख्तियार सीटी बजाई। उसका मूड यकदम फ्रेश हो गया था। कुछ देर वाली बोरियत यकसर गायब हो गई। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने। जिस्मी अलेक्सला के बाद उसने कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी मगर कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ से इमामा ने कहा, क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी? फ़ोन तो तुम्हारे पास ही था, सलार ने कहा। बस कोई मजबूरी थी, उसने मुख्तर कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? सलार ने कुछ तजस्सुस समेत अंदाज में पूछा। बचगाना सवाल मत करो सलार। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सलार कुछ हैरान हुआ। उसे मामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक हैं, खुश व खुर्रम हैं, ऐश कर रहे। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। घर से जाकर भी तुम्हें घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस। दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी के बाद फिर मामा ने कहा, वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता मगर मेरा ख्याल है कि ठीक ही होगा। वो ख़राब कैसे हो सकता है? उसके अंदाज और लहजे में अब कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्हें यह तो पता चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सलार को इमामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा? माय डियर इमामा, पुलिस उसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी जिस दिन तुम्हें लाहौर छोड़कर आया था। सलार ने कुछ इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी थी तुम्हें अगवा करने के सिलसिले में। वो हंसा। सोचो ज़रा, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है और वो भी तुम्हें, जो किसी भी वक्त किसी को शूट कर सकती है। उसके लहजे में इस बार तंज था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की है कि मैं जेल पहुंच जाऊं और बाकी की ज़िंदगी वहां गुजारूं, मगर बस कुछ खुशकिस्मत वाक़या हुआ हूं कि बच गया हूं। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है। डम कॉल आती हैं और वो भी सब कुछ हो रहा है जो मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बहरहाल तुम्हारी फैमिली हमें खासा रिच कर रही है, उसने जिताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं जानती थी कि तुम तक पहुंच जाएंगे। इस बारी मामा का लहजा मारत खाना था। मेरा ख्याल था कि उन्हें किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वाकई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं खुद को महफूज कर लूं, फिर भी तुम्हें फ़ोन करूं, और अब मैं वाकई महफूज हूं। सलार ने कुछ तजस्सुस और दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल अब इस्तेमाल नहीं करूंगी और मैं इसे वापस भेजना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो उसे बता रही थी, मैं तुम्हें कुछ पैसे भिजवा दूंगी इन तमाम अखराजात के जो तुमने मेरे लिए किए। सलार ने इस बार उसकी बात काटी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है। तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसने कहा। कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दो और तलाक के पेपर्स के साथ निकाहनामा की एक कॉपी भी जो मैं तुमसे नहीं ले सकी। कहाँ भिजवाऊँ? सलार ने उसके मुतालबे का जवाब दिया। उसके जहन में यकदम एक धमाका हुआ। वो अगर अब तलाक का मुतालबा कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि अभी तक उसने किसी और से शादी नहीं की और ना ही तलाक के इस हक़ का इस्तेमाल किया जो निकाहनामा में वो इसकी ख्वाहिश पर तफवीज़ कर चुका था। तुम वकील के पास पेपर भिजवा दो और जिसको तुमने हायर किया था और मुझे उसका नाम पता लिखवा दो। मैं वो पेपर उसे ले लूँगी।